Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ केरला के वायनाड में। वेस्टर्न घाट्स के अंदर दोस्तों आपको वायनाड देखने को मिल जाएगा केरला में। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि एक रोड टनल यहाँ पर बनाई जा रही थी। अब टनल बनेगी तो बहुत सारा आप जो नीचे से मिट्टी है वो निकालेंगे, कुछ रॉक्स वगैरह होंगी वो भी निकालेंगे। तो ये सारी जो मिट्टी रॉक्स वगैरह जो थी, जो मड थी ना, वो टनल के पास में ही बिल्कुल रख दी गई। ठीक है। अब बारिश हुई। जब बारिश होगी तो भाई ये जो पूरा पूरी मिट्टी थी ये मड की तरह यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। अब हुआ पता क्या, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये पूरी जितनी मड थी ये सारी यहाँ पर बहने लग गई बहुत तेजी से। बहना वर्ड भी शायद गलत होगा। एक तरह से कोलैप्स हो गया पूरा मड का। अब ये कोलैप्स हुआ मड, तो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जो आसपास ट्रक्स थे, जो आसपास व्हीकल्स थी, अर्थ मूविंग मशीन्स थी, वो सारी इसके अंदर दब गई। और इनके अंदर दबने से बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और काफी सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड बताए जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल मिसिंग है। अब देखो ये हादसे ना, कोई लैंडस्लाइड नहीं बोलेंगे इनको। लैंडस्लाइड में तो क्या होता है कि ठीक है, नेचुरल रीजंस की वजह से वो चीज़ हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे प्योरली ह्यूमन क्रिएटेड है। ये बिल्कुल यहाँ पे एक फैक्ट है। हमें सबको पता है जो लोग यहाँ पे काम करते हैं कि भाई जब आप यहाँ पे यहाँ से नीचे से कुछ निकाल रहे हो, मड वगैरह यहाँ पे कुछ निकाल रहे हो, मिट्टी वगैरह, तो आपको उसको सेफली डिस्पोज करना होता है, ना कि उसको टनल के एंट्रेंस के ऊपर इकट्ठा करके रखना होता है। अगर ऐसा करोगे और बारिश होगी तो वो अनस्टेबल होगी होगी और वहां पर फिर दिक्कत आएगी आएगी। तो ये कुछ वार्निंग्स होती हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी आपने देखा था, लखनऊ के अंदर जो हुआ था इंसिडेंट। ऐसा नहीं था कि हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है, पर कोई उन गाइडलाइंस का फॉलो ही नहीं करता। तो सिर्फ कागजों पे कोई चीज बना देना और उसको इम्प्लीमेंट ना करवाना, ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास कानून है सब चीज़ों के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के लिए बने हुए हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि कोई उनको यहाँ पे फॉलो नहीं करता, उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, और वहीं पर हमारी कमियों की वजह से कई बार इस तरह लोगों को अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ती है। दोस्तों दूसरा मुद्दा है यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के संबंधित। अब आपको मैंने कल बताया ही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों के विजिट पे हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब जब इंडोनेशिया में गए तो बहुत ही अच्छे से प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर उन्होंने वेस्ट एशिया के बारे में जिक्र किया कि वेस्ट एशिया के अंदर जो इशू चल रहा है इसराइल और पैलेस्टीन का, अब ये डायलॉग के माध्यम से इसको यहाँ पे सुलझाने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। और भारत हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन का ही यहाँ पे समर्थक रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक इसराइल होना चाहिए, एक पैलेस्टीन। ये 2 अलग अलग देशों के तौर के ऊपर यहाँ पर एग्जिस्ट करने चाहिए अगर हमें लंबे समय तक शांति लेकर आनी है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ऑनर होता है बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। बाकी इंडोनेशिया जो है दोस्तों वो आसियान ग्रुपिंग का यहाँ पे मेंबर है। एंड इसी वजह से हमारी दोनों देशों की कोशिश है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते यहाँ पे बेहतर हों। इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग हम अपने आपस में जो सिनर्जी है वो यहाँ पे लेकर आएं। और भी इसके अलावा एमओयूज जो हैं वो यहाँ पे साइन हुए हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, भारत का जो पास जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और साथ साथ हमारा जो अस्त्र एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है, हम ये मिसाइल्स जो हैं ये आपने दोस्त इंडोनेशिया को भी यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। राइट। तो दोस्तों डेट है आज की 8 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 1.0 बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपकी रेगुलर आपकी जीएस एंड एसए की वीकली क्लासेस होंगी, आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी विद इवेल्युएशन, और वीकली टेस्ट का यहाँ पे डिस्कशन भी होगा, प्लस प्रीलिम्स की क्लासेस भी होंगी, पर्सनलाइज मेंटरशिप भी है। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको दी जा रही हैं सो दैट कि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट 2027 की तैयारी अच्छे से यहाँ पे कर पाएं। तो दोस्तों उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आगे टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। दोस्तों जुलाई 6 को दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। उसका सिंपल रीजन ये है कि
हम दुनिया को अवेयर करवाना चाहते हैं जूनोटिक डिजीज के बारे में। जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या है? ऐसी डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमन के बीच में यहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। जैसे कुछ एग्जांपल, जीका वायरस, इबोला वायरस, एवियन फ्लू, सार्स, एमईआरएस, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस, लाइम डिजीज, येलो फीवर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उन डिजीजेस के जो एनिमल से ह्यूमन तक फैलते हैं या फैल चुके हैं। अब इसमें देखो पॉइंट ये है कि हम किसको एम्फसाइज करते हैं? वन हेल्थ अप्रोच को। मैंने कई बार आपको बताया है कि वन हेल्थ अप्रोच में क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट, आपका एनिमल और आपका ह्यूमन हेल्थ, इन तीनों को हम सिनर्जी में यहाँ पे इनको कोलैबोरेशन में देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर आता रहता है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों को यहाँ पे साथ में लेकर चलें, ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार कुछ आउटब्रेक्स यहाँ ना हो, राइट। एंड हम इसको 6 जुलाई को दोस्तों इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि दरअसल में 6 जुलाई 1885 को क्या हुआ था, जो लुइस पैस्चर जी थे ना, उन्होंने पहली रेबीज की यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पे दी थी। अब आप लोग जानते हो कि डॉग बाइट से आपको रेबीज हो सकता है, तो उसके लिए वैक्सीन है, ठीक है। तो ये पहली बार जब वैक्सीन दी गई थी लुइस पैस्चर जी के द्वारा, तो रेबीज की जो वैक्सीन थी 1885 के अंदर, वो दरअसल में 6 जुलाई का ही दिन था। तो वहां से वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस को हमने यहाँ पे समझा, एनिमल केयर को हमने यहाँ पे समझा, इन्वायरमेंटल हाइजीन को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कितना इंपॉर्टेंट है जूनोटिक डिजीज को टैकल करने के लिए। एंड वहीं से हर साल हमने यहाँ पे 6 जुलाई को जूनोटिक या वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज विकसित उड़ान, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। दोस्तों आप सबने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा। दरअसल में जो उड़ान स्कीम है ना, वो 2016 में लाई गई थी। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। अब नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी हमारी आई 2016 में, उसी के अंतर्गत इसको लाया गया और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब इसका पर्पस क्या था इस स्कीम को लाने का, कि देखो हम चाहते हैं कि जो एयर ट्रेवल है ना, वो सस्ता हो पाए, एक्सेसिबल हो पाए, एक आम आदमी के लिए भी यहाँ पे वो चीज़ अफोर्डेबल रहे। और यहाँ पे हमने बोला कि ऐसे हमारे एयरपोर्ट्स जो अंडर सर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्व्ड। कुछ ऐसी लोकेशन हो सकती हैं जो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है या बहुत ही कम कनेक्टिविटी है, ठीक है, या कनेक्टिविटी है ही नहीं या बहुत ही कम कनेक्टिविटी है, हम वो एयरपोर्ट्स को भी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कई बार ना छोटे छोटे कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं या छोटे छोटे एरियाज हो सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई टीयर 2 या टीयर 3 सिटी है। अब ऐसा नहीं दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई की बात नहीं कर रहा, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ अक्सर देखने को मिलता है कि कनेक्टिविटी काफ़ी कम होती है, तो उनको हमें इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर इनफैक्ट ना वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वीजीएफ का मतलब, लेट से यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, इस एरिया में कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पर जाती है पक्की सड़क, ठीक है। अब पॉइंट ये है, क्या इनको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए इस सड़क के साथ? जवाब है बिल्कुल हाँ। आप बोलोगे सर पर यहाँ तो सिर्फ 50 ही लोग रहते हैं, तो सड़क बनाने का क्या उतना फायदा होगा? देखो इस केस में ना हम फायदा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। उसका रीजन ये है कि इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यार ये तो लोग सिर्फ 50 ही हैं, बट इन 50 की जिंदगी भी तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी तो कनेक्टिविटी आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि वहाँ 10,000 लोग होंगे तभी हम यहाँ पे करेंगे। तो पॉइंट पता क्या आता है, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा अक्सर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पर हमें लगता है कि यहाँ पर अगर टोल टैक्स भी लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तब भी कोई खास हमें बेनिफिट यहाँ पे होगा नहीं। बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में सोशली इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पर एक प्रकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, एक प्रकार की यहाँ पे मदद प्रोवाइड करेगी सरकार, सो दैट कि इनके लिए भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं आसान हो पाएँ। तो इसी तरह से क्या होता है, कुछ ऐसे रूट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में हमें खर्चा ज़्यादा आएगा, पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ तक भी कनेक्टिविटी पहुँचे, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से उनको भी यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करवाया जाता है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है अगला फेस उड़ान का, जिसका नाम है विकसित उड़ान, और इसके लिए 29,000 करोड़ का यहाँ पे बजट यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें क्या है, ये 10 साल के लिए अगले होगा, 2026-27 से लेकर 35-36 तक, और हमारा ये जो विजन है विकसित भारत का, उसको ये सपोर्ट करेगा। कैसे? देखो एक तो है कि हम यहाँ पे इसके माध्यम से एरोड्रोम्स बनाएंगे, 100 एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे। एरोड्रोम्स क्या होते हैं, जैसे आपका देखो अलग अलग आपके एरोड्रोम्स में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कुछ आपके एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, मतलब जहां से आपका प्लेन चलेगा। इट कुड बी एयरपोर्ट, इट कुड बी एयरफील्ड, इट कुड बी हेलीपोर्ट, इट कुड बी सी प्लेन बेस, कहीं से भी जहां से आपका एरोप्लेन लैंड कर सकता है या फिर कहीं से अराइव मतलब कहीं से
फ्लाइट ले सकता है, उसको हम एरोड्रोम बोलते हैं। तो हमारी कुछ ऐसी एयर स्ट्रिप्स हैं जो अभी तक अंडर सर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करके हम वहाँ पर भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे 100 एरोड्रोम्स यहाँ पे बना के। इसके अलावा 200 नए प्रकार के हेलीपैड्स यहाँ पे बनाए जाएंगे ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। हेलीपैड्स वही होते हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर चलता है या उतरता है। इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग हम जारी रखेंगे। इसके अलावा जहाँ पर जो रीजनल एयरपोर्ट्स है ना, वहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम जो है या सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको हम और बेटर यहाँ पे कर पाएँ। एंड इस प्रकार से हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, रीजन रिमोट एरियाज, एस्पिरेशनल रीजन्स, वहाँ पे कनेक्टिविटी को हम यहाँ पे खूब यहाँ पे बेहतर बनाएंगे पहले के मुकाबले। इसके अलावा हमारे जैसे HAL ध्रुव जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, उसका ध्रुव जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के इंडिजिनस हम एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे इसके माध्यम से डेवलप करते रहेंगे। ऑलरेडी दोस्तों उड़ान के माध्यम से 669 रीजनल रूट्स को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। 95 एयरपोर्ट्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए गए हैं हेलीपोर्ट्स के साथ, मतलब हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब कनेक्ट कर दिए गए हैं और लगभग 1.66 करोड़ पैसेंजर्स को इसकी वजह से यहाँ पे मदद हुई है। तो हमारा जो सपना है ना विकसित भारत अचीव करने का, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी जो विकसित उड़ान स्कीम है। तो विजन क्या है? सबकी उड़ान, सबका विकास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज हिमालयन पेंगोलिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्पीशी। इसको एक बार थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों आप सब लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी। एनसीईआरटी बुक के अंदर ना आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे गिवन है। जैसे सबसे बड़ा टाइम स्केल होता है इयॉन, फिर आता है एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, फिर आपका एज। आज के टाइम आपको पता होगा कि जो मेघालयन एज है वो यहाँ पे चल रही है, राइट? आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पर मैं यहाँ पर ना बात करना चाह रहा हूँ प्लीस्टोसीन इपॉक की। अब हुआ पता क्या, प्लीस्टोसीन इपॉक में हमें ऐसा पता लगा है कि जैसे आप पेंगोलिन्स देख पा रहे हो यहाँ पे, अब हमें पता क्या लगता था कि जो एक पेंगोलिन है ना, जैसे चाइनीज पेंगोलिन होता है, हमें लगा था हिमालयन पेंगोलिन भी वही है। पर अब हमें यहाँ पे पता लगा है कि ऐसा नहीं है। अगर हम पीछे जाएं लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पीछे जाएं, तो हमें पता लगता है कि हिमालयन पेंगोलिन अलग था, चाइनीज पेंगोलिन अलग था। तो अब हमने पता क्या, ये फाइनली हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। पहले हम मान के चलते थे कि एक ही स्पीशीज है, पर अब हमें पता लगा कि नहीं, ये अलग अलग स्पीशीज है। हुआ पता क्या, क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल रहा। क्लाइमेट की वजह से क्या हुआ, एलोपैट्रिक सेपरेशन। एलोपैट्रिक सेपरेशन का मतलब होता है कि जब एक सर्टेन पॉपुलेशन बिखर जाती है, बिखर मतलब फ्रेगमेंट हो जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि एक पॉपुलेशन पहाड़ों के इधर रहेगी, एक पहाड़ों के इधर रहेगी, फिर समय बीतता गया। समय बीतने के साथ क्या होता है, इनके अंदर कुछ फीचर्स अलग हो गए, इनके अंदर फीचर्स कुछ अलग हो गए। तो ऐसा ही यहाँ पर हिमालयन और चाइनीज पेंगोलिन के साथ हुआ कि एक बिखर गई वेस्टर्न एरिया के अंदर, एक ईस्टर्न एरिया के अंदर। उस वजह से क्या हुआ ना, ये हिमालयन पेंगोलिन अलग तरह से डेवलप हुई, तो ये एक अलग डिस्टिंक्ट स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि जो हिमालयन पेंगोलिन है, जिसको हम मैनिस ऑरिटा के नाम से जानते हैं, ये अलग स्पीशीज है। और चाइनीज पेंगोलिन जो है मैनिस पेंडा पेंडेक्टिला, ये अलग स्पीशीज है। हमने यहाँ पर इनकी सीक्वेंसिंग करी और उससे बात हमें यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो हिमालयन पेंगोलिन है, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में यहाँ पे कोलैप्स हुआ प्लीस्टोसीन एज के समय के ऊपर, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कूलिंग और एरिडिफिकेशन हुआ। फिर आगे जाके एक बार फिर से इनकी पॉपुलेशन में यहाँ पे कमी आई जब लिटिल आइस एज आई। तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस वजह से यहाँ पे आता रहा। और आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको क्लियरली रियलाइज होगा कि दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे हिमालयन पेंगोलिन की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, चाइनीज पेंगोलिन की बॉडी थोड़ी छोटी होती है। इनकी स्कल बड़ी होती है हिमालयन पेंगोलिन की, जबकि चाइनीज की छोटी होती है। पर ईयर्स के केस में उल्टा हो जाता है, हिमालयन पेंगोलिन के ईयर्स छोटे होते हैं, चाइनीज के ईयर्स आपके बड़े होंगे। एंड इनकी जो नोज की जो बोन होती है ना, वो हिमालयन पेंगोलिन में थोड़ी छोटी रहती है और चाइनीज पेंगोलिन में थोड़ी लंबी और थोड़ी वो नैरो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो हिमालयन पेंगोलिन है ना, इसको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में यहाँ पे रखा जाए। एक और बहुत बड़ा खतरा हमें यहाँ पे इनके रिगार्डिंग है, वो है विद रिगार्ड्स टू इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं, इट क्लियरली मीन्स कि जब कोई दो लोग हैं, मान लीजिए, ठीक है, दो लोग हैं और ये आपस में बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है।
मान लो ब्लड रिलेशन भी हो सकता है या फिर क्लोज रिलेटिव है, अगर इनके बीच में मेटिंग होती है ना, तो होता पता क्या है, क्योंकि डीएनए सिमिलर है, तो इस वजह से जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो आगे बच्चों तक भी आ सकते हैं। तो इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, बच्चों की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर ये भी बहुत बड़ा खतरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से भी इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है एक्सटिंक्शन का। तो हिमालयन पेंगुलिन को अलग डिस्टिंक्ट स्पीशीज के तौर के ऊपर आपको यहाँ पे कैटेगराइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आईएनएस महेंद्रगिरी। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एक ना आपको मैंने कई बार एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया है, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास, ये भारत का इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स यहाँ पे बना रहे हैं। देखो, फ्रिगेट्स दरअसल में छोटी शिप्स होती हैं जो कि एक बड़ी शिप को साथ में उसको सेफ्टी सिक्योरिटी देने का काम करती हैं, राइट। काफी फास्ट मूविंग होती हैं फ्रिगेट्स, राइट। और ये स्टेल्थ का मतलब होता है जिनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह से ना हम 17A के अंदर इस प्रकार की 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स यहाँ पे बना रहे हैं। और देखो, पहला हमारा प्रोजेक्ट होता था प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास वाला, उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट 17 यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसमें जो 7 शिप्स यहाँ पे या 7 फ्रिगेट्स जो बनाई जा रही है ना, उसमें आपकी 4 बनाई जा रही हैं मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा, जिसमें आपका आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी देखने को मिल जाएगा। और जब मैं बात करता हूँ बाकी तीनों की, तो वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाई जा रही हैं, आईएनएस हिमगिरी, दूनागिरी और आपका विंध्यागिरी। अभी हुआ पता क्या है कि इस 7 में से 6 आपकी जो फ्रिगेट्स हैं वो यहां पर बन चुकी हैं। विंध्यागिरी अभी फिलहाल यहाँ पे बन रही है, बाकी सारी यहाँ पे हमारी बन चुकी हैं। एंड इनफैक्ट आपने नाम इनके नोटिस किए, ये सारे जो सातों के सातों नाम है ना, ये दरअसल में माउंटेन हिल्स के ही नाम हैं। ठीक है, नीलगिरी, उदयगिरी, ये माउंटेन हिल्स के ही नाम है, आपने नोटिस भी किया होगा। तो ज्यादातर इनमें जो कंटेंट है वो भारतीय ही है, लगभग 75% भारत का ही अपना प्रोडक्शन के अंदर जो चीजें हैं इसमें जो डाली गई हैं अपनी फ्रिगेट्स के अंदर, वो 75% भारत की हैं। बाकी थोड़ा विदेशी सामान भी है, बट काफी हद तक हम इसमें भी आत्मनिर्भरता यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 45,000 करोड़ है। हर फ्रिगेट के बनाने की खर्चा लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। तो 7 बनाएंगे तो 30,000 करोड़ तो वही हो गया, बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जो खर्चे होते हैं। तो अभी पता क्या हुआ है, जो मैं छठी बात कर रहा था, जैसे मैंने बताया ना टोटल 7 हमें यहाँ पे मिलनी है ये, तो अभी 6 बन गई हैं। तो छठी कौन सी बनी है, आपकी आईएनएस महेंद्रगिरी, राइट। तो ये छठी इंडिजीनियस आपको प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट आपको देखने को मिल जाएगी। भारतीय नेवी ने इसको विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन कर लिया है। बाकी काम तो देखो मैंने आपको बता ही दिए, स्टेल्थ है, डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है अपने एनिमी के लिए, और इसको नाम जो रखा गया है वो महेंद्रगिरी माउंटेन रेंज जो कि ईस्टर्न घाट्स में है, उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। बाकी इसके अलावा इसका डिजाइन बनाया गया इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने इसको यहाँ पे बनाया है। और इसका मोटो है माइटी, मैजेस्टिक, मैचलेस। तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है। इसमें ऑटोमेशन काफी ज्यादा डाल दिया गया है ताकि परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, ऑटोमेशन के माध्यम से ज्यादा होगा। बाकी इसके अलावा लंबे समय तक ये काम कर पाए ना, इसके लिए यहाँ जो प्रपल्शन सिस्टम है वो कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन सिस्टम है। देखो, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको इसका रीजन आपको समझा देता हूँ। होता पता क्या है कि ये जो आपने आईएनएस महेंद्रगिरी है ना, ये दोनों प्रकार के चीजों को इस्तेमाल करेगी, एक टाइम पे एक ही इंजन चलेगा। अब पॉइंट पता क्या है कि जब नॉर्मल समय होगा, जब आम समय होगा, तो ये डीजल के ऊपर काम करेगा, पर जब कुछ युद्ध की सिचुएशन आ जाएगी तो ये गैस के ऊपर काम करने लग जाएगा। पॉइंट आता है ऐसा क्यों? देखो, जब आम समय है, नॉर्मल समय है, इसको बस पेट्रोलिंग वगैरह करनी है, तो भाई अपना तेल बचाना है, फ्यूल एफिशिएंसी करनी है ना, लंबे समय तक ऑपरेट करना है, तो उसके लिए डीजल बहुत इफेक्टिव है। पर जब युद्ध का समय आ चुका है तो हमें ज्यादा स्पीड चाहिए, हमें तेजी से रिस्पॉन्स करना है, हमें जल्दी से इंटरसेप्ट करना है, वहां गैस टरबाइन ज्यादा आइडियल बन जाती है। तो हमने यहाँ पर एक कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन सिस्टम यहाँ पे डाला है इसके अंदर, और इस माध्यम से इसको फायदा ही होगा। बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये कैरी कर सकता है, ठीक है। तो युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर सिस्टम भी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम भी है, तो उनको भी मारने के अंदर ये इफेक्टिव यहाँ पे रहेगा।
मैंने जैसा बताया था 75% से भी ज़्यादा कंटेंट भारत में ही यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कुछ एमएसएमईज के द्वारा दिया गया, कुछ डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो कोई भी एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, और इवन आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हो, या फिर कुछ हमारे जो नाविक हैं वो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहे, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसके द्वारा यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये है आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। देखो, एक ना मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, वो हेनली के द्वारा दिया था, दैट इज अ सेपरेट इंडेक्स। पर ये जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है ये एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन, जो कि दुनिया में बहुत ही एक फेमस फर्म है इसके रिगार्डिंग। अब इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताते कि वीज़ा फ्री ट्रैवल कहाँ कहाँ अलाउड है, आप बिना वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर कौन कौन से देश जा सकते हो वो तो बताते ही हैं, पर इसके अलावा ये देखते हैं कि अच्छा आपके देश में लिविंग की क्वालिटी कैसी है, कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस बेसिस पे बताया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ ये नहीं कि घूमने के लिए कौन सा देश अच्छा है या फिर ऐसे सब नहीं, इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, लिविंग क्वालिटी भी, सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। अब इस बेसिस पे आप नोटिस कर पाओगे कि भारत का जो रैंक आया है वो 125th आया है। पिछले साल हम 124th पे थे, एक नंबर गिर के हम 125th पे हो गए हैं। हालांकि हमारा जो स्कोर है वो पहले से बेहतर हुआ है, एंड क्योंकि हमने जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ लिविंग में हमने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में हमने यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो हमारा रैंक इंप्रूव नहीं हुआ, हमारा स्कोर इंप्रूव हुआ है। पर बाकी लोगों का स्कोर और ज़्यादा इंप्रूव हुआ, तो उनकी रैंक बेहतर हुई और भारत की रैंक थोड़ी नीचे आई। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक देखता है मोबिलिटी के ऊपर कि कितनी देशों में वीज़ा फ्री अराइवल है, वीज़ा ऑन अराइवल है, ट्रैवल एक्सेस है, तो वो पैरामीटर देखे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस के लिए, वो 25% इंपॉर्टेंस उसकी है, और क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी है आपके देश में, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट क्वालिटी, ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो इस बार जो रैंक 1 आया है वो स्वीडन का आया है, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर है, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स ये इसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली आई थिंक ठीक है, तो बल्कि इसके आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, पहले दोनों देखो बस आप, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। अगर मैं बात करता ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे था और जापान एंड साउथ कोरिया इसके बाद आपको देखने को मिल जाते थे, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था माचा टी के बारे में। देखो, माचा टी में इंडिया नहीं बल्कि जो चाइना है ना वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और लगभग 70% माचा तो वही प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। एशियाटिक लॉयन की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो बिल्कुल इनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया गया था, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।